हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखिए हम माइक्रोब्स इन वेलफेयर का जो है पार्ट 2 वीडियो हम बना रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है इससे पहले के 2-3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो आज की हम वीडियो में जो है शुरू करने वाले हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट से। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीवेज है क्या और हमें इसे ट्रीट करने की जरूरत क्यों है और इस पूरी प्रोसेस में माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो देखिए हमें यूजुअली पता है कि हम अपने डेली जो है एवरीडे लाइफ में बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेस्ट जो है जनरेट करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा वेस्ट आता है सिटीज और टाउन में। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर जो वाटर वेस्ट होता है ना वो ह्यूमन एक्सक्रीटा का होता है। यानी कि जो जितना भी म्युनिसिपल वाटर वेस्ट हम कर रहे हैं ना उसको हम सीवेज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है सीवेज में बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं और ये पैथोजेंस क्या करते हैं? ऑब्वियसली डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है, डिजीज कोज करेंगे तो हम इनको ऐसे ही डायरेक्टली हम इनको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते तो इसके लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो हम इनको जिसे लिखा हुआ है कि दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरली वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम डायरेक्टली। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको ट्रीट करने के ना हमारे पास दो तरीके हैं। देखिए सबसे पहले तो आता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? हम फिजिकल रिमूव कर रहे हैं कुछ डस्ट पार्टिकल को। ठीक है, लार्ज है स्मॉल है। इसमें हम दो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेडिमेंटेशन। तो इसमें ये प्रोसेस होती कैसे है? तो दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सिंपल फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि जो फ्लोट कर रहे हैं ना डेब्रिस उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, और देन उसके बाद क्या होगा? जितने भी स्मॉल पेबल्स है ना, सोयल और स्मॉल पेबल्स हैं, उनको रिमूव करेंगे हम सेडिमेंट से। जितने भी सॉलिड जो है सेटल हो जाएगा वो प्राइमरी स्लज कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो सुपरनेटेंट में रहेगा उसको हम इफ्लुएंट बोल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो रह जाएगा ना, जो सेटल हो जाएगा जितने भी सॉलिड, हम उसको प्राइमरी स्लज बोलेंगे। और जो यहाँ सुपरनेटेंट में होगा हम उसको इफ्लुएंट बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे? द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब हम इस इफ्लुएंट को ले बाहर निकाल लेंगे और इसका हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे होता है वो देखिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ना बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ माइक्रोब्स इन्वॉल्व होंगे। अब देखिए प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स में इनको ट्रांसफर करेंगे, जहां पे हम इसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट, मतलब मैकेनिकली एक मशीन घूमेगी जो इसको अच्छे से एजिटेट यानी कि इसको मिक्स करेगी और इसके जो है अंदर एयर को पंप किया जाएगा। दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। इसमें ना एरोबिक माइक्रोब्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और बड़े बड़े मासेस बन जाएंगे बैक्टीरिया के, जिनको हम फ्लोक्स बोलेंगे। और वो जो है ना फंगल फिलामेंट के साथ एसोसिएट होंगे, एक मैश टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब ये ग्रो कर रहे होंगे ना तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है ना इफ्लुएंट से कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई भी वाटर है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुत जो ये माइक्रोब्स है ना, और यहाँ पे क्या है कि इन माइक्रोब्स की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनको इस पोल्यूटेड वाटर से ना बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट कंज्यूम करना है। जब ये बहुत सारा ये कंज्यूम कर लेंगे तो वाटर में से सारा पोल्यूशन निकल जाएगा। तो ये पहले पहले के कंपैरिजन में, पूरा प्योर तो नहीं कहेंगे लेकिन पहले के कंपैरिजन में ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। This significantly reduce the biological oxygen demand of effluent. BOD refer to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. 1 लीटर पानी में से ना बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं उसको। और क्या कर रहे हैं? उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है और यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा होगी। और यहाँ पे क्या हुआ? ये जो पोल्यूशन जो है पानी में कम हो गया और बीओडी कम हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि इस बीओडी टेस्ट को ना हम
वाटर के अंदर कितना पोल्यूशन है और कितना प्योर है उस चीज के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, मोर इट इज द पोल्यूटिंग पोटेंशियल। यहाँ इसको मैंने समझा दिया है। अब इसके बाद, सॉरी, हाँ, अब हम इसके बाद देखेंगे क्या प्रोसेस होगी। Once the BOD of sewage water is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank. अब इसको क्या करेंगे, हम एक settling tank में डाल देंगे, where the bacterial flocks are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge. ये activated sludge जो है बन जाएगा। A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank. थोड़े से अमाउंट को ना हम वापिस से एरेशन टैंक में भी डाल देंगे जो इनोकुलम का काम करेगा ताकि फिर से बैक्टीरिया की ग्रोथ हो। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पंप्ड इनटू लार्ज टैंक्स एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब इन एक्टिवेटेड स्लज को इस डाइजेस्टर में जो है ट्रांसफर कर देंगे। हेयर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया एनारोबिकली ग्रो कर रहे हैं ना इन डाइजेस्टर में, अब वो इन बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देंगे जो पहले हमारे एक्टिवेटेड स्लज में प्रेजेंट थे। यहाँ दिखा हुआ है जैसे इन द बैक्टीरिया इन द स्लज। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो कुछ बैक्टीरिया है ना वो इन गैसेस को रिलीज करते हैं और इन गैसेस को ही हम बायोगैस कहते हैं, जो हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब जो है क्या होगा, सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट से जो इफ्लुएंट हमें मिल गया ना, अब इसको नेचुरल वाटर बॉडी में जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि अब ये लेस पोल्यूटेड था। ठीक है, पहले जो है ये ज्यादा पोल्यूटेड था। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे सिंपल इस मेथोडोलॉजी के बारे में बताया गया है कि दिस मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन अ सेंचुरी नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो है ये यूज होता है। अब हमें पता है कि जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है ना उतना ज्यादा जो है सीवेज भी बढ़ रहा है। ठीक है, और सीवेज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है कि सीवेज जो है अनट्रीटेडली ही जो है रिवर्स में हम डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, वाटर बोर्न डिजीज हो रही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या किया, 2 प्लान जो है इंट्रोड्यूस किए, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ताकि इन रिवर्स को सेव किया जा सके क्योंकि जितना भी मेजर पोल्यूशन था वो यहीं पे ट्रांसफर हो रहा था। अंडर दिस प्लान इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस प्लान के अंदर बोला गया कि बहुत सारे जो है हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं ताकि उससे हम वाटर की जो इतना ज्यादा इम्प्योर है उसको थोड़ा कम जो है उसके अंदर वेस्ट रहे, तभी हम उसको जो है रिवर्स में ट्रांसफर करें। अब हम आगे देखेंगे कि माइक्रोब्स जो है ना बायोगैस में इनका क्या यूज है। देखिए बायोगैस क्या होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मीथेन जो है प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, CH4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगी ना बायोगैस माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा है कि माइक्रोब जो है ना डिफरेंट टाइप की गैस प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोडक्ट, जिसमें जो है उनका ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जब चलता है तो कई तरीके की गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। किस तरीके का वो खाना खा रहे हैं ना उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके की गैस जो है प्रोड्यूस करेंगे। इन द एग्जाम्पल साइटेड इन द रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डो, चीज जब हम बना रहे थे तो वहां पे CO2 रिलीज हो रही थी। ठीक है, सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोसिक मटेरियल, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं देखिए जो सेलुलोज मटेरियल खाते हैं, वहां पे जो गैस प्रोड्यूस होती है ना वो CO2 होती है और हाइड्रोजन होती है। अब हम इन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस और मिथेनोबैक्टीरिया। ये ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, एनारोबिक स्लजेस में पाए जाते हैं जब हम सीवेज ट्रीट करते हैं, जो हमने अभी पहले पढ़ा है। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन ऑफ द कैटल। देखिए कैटल के जो र्यूमेन में ये प्रेजेंट होते हैं। कैटल क्या खा रही है, सेल्यूलोसिक मटेरियल प्लांट्स को खा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि इनकी अच्छी खासी ग्रोथ होती है इन बैक्टीरियाज की, और वहां पे जो है इनके जब कैटल का जो डंग होता है ना तो उसमें ये बैक्टीरियाज आ जाते हैं। अब उसके बाद जब हम उस डंग को यूज करते हैं ना बायोगैस प्लांट में, तो वहां से जो है हमें गैस का जो है प्रोडक्शन होता है। देखिए अब आगे लिखा हुआ है इसमें हम पढ़ेंगे।
These bacteria are also present in the rumen of cattle. A lot of cellulosic material present in the food of cattle, जो हमने अभी पढ़ा है. These bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. अब आगे इसने क्या किया, जब भी कैटल का जो एक्सक्रीटा होगा ना, डंग, हम उसको गोबर बोलते हैं, और इसी से हमने क्या जनरेट की, बायोगैस यूज की, जिसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं. तो अब हम इस बायोगैस का एक पूरा जो है ये चार्ट पढ़ लेंगे. यहाँ पे जो भी लिखा है देखिए, मैं आपको यही इसी डायग्राम में समझा दूंगी. ये देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना डंग और वाटर को मिक्स किया जाता है, वो सारा यहाँ पे चला जाता है. ये है डाइजेस्टर. यहाँ पे जो है बैक्टीरिया की मेन एक्टिविटी होती है, जहाँ पे ये गैसेस रिलीज होती हैं. अब यहाँ से जो ये गैसेस है ना, इसके थ्रू जो है सप्लाई होती है जहाँ हमारी गैस रखी होती है. और जितना भी जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो यहाँ स्लज में आ जाता है, जिसको हम जो है अपने जो है एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं. आप लोगों के लिए मैं समझा भी देती हूँ यहाँ क्या लिखा है. देखिए, अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस ऑन द स्लरी, यहाँ से पढ़ लेते हैं. एक कंक्रीट टैंक होता है, ये जहाँ डाइजेस्टर दिख रहा है आपको, विच इज अ बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज फेड. अब क्या होगा, विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी. अब इस डाइजेस्टर में जो ये लेवल है ना, ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे जो है गैस बनेगी यहाँ पे. द बायोगैस प्लांट हैज अ आउटलेट, ये इसका आउटलेट है, यहाँ से जो हमने पढ़ा था. और इससे क्या होगा, विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेज. ये जो है हमारे हाउसेज में गैस जो है प्रोड्यूस करेगी. अब आगे क्या है, कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरियाज. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रूरल एरिया में सबसे ज्यादा कैटल होती हैं, तो डंग भी वहीं पे ज्यादा होगा. और बायोगैस जो है प्लांट्स आर ऑफन मोर बिल्ट इन रूरल एरिया, इसीलिए रूरल एरिया में ही ज्यादा जो है बनाए जाते हैं. द पिक्चर ऑफ द बायोगैस जो हमने देख लिया अभी, ये बनाया किसने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इन दोनों ने मिलके जो है इसको डिजाइन किया. अब देखते हैं हम आगे, हम पढ़ेंगे माइक्रोब जो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह जो है यूज होंगे. अब देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये बायो कंट्रोल एजेंट्स होते क्या हैं. देखिए यहाँ पे क्या है कि हम कुछ बायोलॉजिकल मेथड यूज कर रहे हैं ताकि हम कंट्रोल कर सके उन पेस्ट को जो हमारे प्लांट्स को जो है अफेक्ट करती हैं या हमें अफेक्ट करती हैं. ठीक है, अब देखिए क्या होता था कि हम बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते थे, और ये यूज करने से क्या हुआ, ये इतने टॉक्सिक थे कि इन्होंने ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, हर जगह जो है इन्होंने बहुत ज्यादा पोल्यूशन किया और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की. तो अब देखिए, अब हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज कर कैसे रहा है, एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है. देखिए, देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस केमिकल. तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम केमिकल्स क्यों इंट्रोड्यूस करें, हम कोई नेचुरल प्रिडेटरी डाल देते हैं हमारे जो है फील्ड है उनमें. तो ये बिलीव था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे हेल्दी है. मोर वायराइटी अ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज. सस्टेनेबल यानी कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो है बनी रहे, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थी ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो इसीलिए द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड बट इंस्टेड आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल. कि हम पूरे तरीके से इरेडिकेट नहीं कर पा रहे, तो क्या हुआ, हम कुछ प्रीडेटर डाल देते हैं ताकि उसमें जो है वो उनको हम जो है वहीं पे नेचुरली तरीके से जो है किल कर सकें. तो देखिए, कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस विच ऑफन यूज केमिकल मेथड टू किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म डिस्क्रिमिनेटली. देखिए, जो भी हम आर्टिफिशियल मेथड यूज करते थे ना, उससे जो यूजफुल पेस्ट थे ना वो भी मर जाते थे. तो इन्होंने ये सोचा कि हम कुछ ऐसा मेथड यूज करें जिससे सिर्फ जो है जो हार्मफुल है वो वही किल हो. तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Organic farmers hold the view that eradication of the creature that are often described as a pest is not only possible but also undesirable. For without them, the beneficial predatory and parasitic insect which depend on them as a food would not be able to survive. Same बात लिखी है कि हम जो यूजफुल है उनको भी किल कर दे रहे हैं
तो इसीलिए हमने यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड। तो इन्होंने सोचा कि हम बायो कंट्रोल एजेंट्स को जो है यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रोल आता है एग्जाम्पल्स का, जो हमारे एग्जाम में भी आते हैं। ये पैराग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यस, ओके। देखिए अब हमने यूज किया कि हम एफिड्स को किल करने के लिए लेडी बर्ड बीटल का यूज कर रहे हैं, और मस्किटो को किल करने के लिए ड्रैगन फ्लाइज का यूज कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, बटरफ्लाई के कैटरपिलर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने बीटी, इस बैक्टीरिया का यूज किया। ठीक है, अब इससे ये काम करता कैसे है, देखिए इनको जो है हमने जो है वाटर के साथ मिक्स किया और स्प्रे कर दिया हमारे प्लांट्स पे, जैसे कि ब्रासिका और फ्रूट ट्रीज के ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इंसेक्ट जो है वेयर दीज आर इटन बाय द इंसेक्ट लार्वा, और जो है इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट किल्ड। और उनके जब भी उनको जो है ऐसे कोई पेस्ट उनको ईट करेगा ना, तो उनके जो है गट में जो है ना वो टॉक्सिन उनको अफेक्ट करेगा और उससे जो है उनको किल करेगा। द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म। तो ये जो स्पेसिफिक है ना, एक एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक है, तो ये सिर्फ उसी को किल करेगा। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया, देखिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो है, हम जेनेटिक्स में सॉरी बायोटेक में इसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे आगे डिटेल में, जहाँ जो है सब कुछ प्लांट्स जो है रेजिस्ट हो जाते हैं इन जो है इंसेक्ट के टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट बीटी कॉटन। कुछ प्लांट्स ना रेजिस्ट हो जाते हैं। वन सच विच इज बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री। ये हम आगे बहुत ज्यादा डिटेल इसकी जो है बायोटेक में पढ़ेंगे, ये जो पूरा मैकेनिज्म है और ये सब। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप फॉर द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस। अब देखिए ये जो ट्राइकोडर्मा है ना, इस ट्राइकोडर्मा कैसे हमें हेल्प करता है। देखिए ट्राइकोडर्मा जो एक फ्री लिविंग फंजाई है, जो सबसे ज्यादा प्लांट्स के रूट इकोसिस्टम में रहती है, और ये भी इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है सेवरल प्लांट पैथोजन को किल करने में। अब देखिए बैक्यूलो वायरसेस हैं जो एज अ पैथोजन काम करते हैं, जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं और अलग आर्थ्रोपोड्स को, जो भी प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जो है बहुत कॉमन है जीनस इन बैक्यूलो वायरस का, जो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, दिस वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक। ये एग्जाम में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ये नैरो स्पेक्ट्रम है ये, क्योंकि कुछ ही स्पीसीज पे काम करेगा ये, इंसेक्टिसाइडल इसकी एप्लीकेशन है। अब देखिए इन सब चीजों के लिए नई चीजें भी आ गई हैं, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इससे क्या होगा, और वह ना इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज बीइंग ट्रीटेड, तो हम इसको जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से उन एरियाज को जो है बचाएंगे इनसे। अब हम कुछ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो ऐसा फर्टिलाइजर यूज होते हैं। अब देखिए हम कितना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं ताकि हमारी जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है हम उनको बढ़ा सके, हमारी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अब हमें ये भी रियलाइज हो गया कि जितनी भी ये प्रॉब्लम एसोसिएटेड है ना, वो सब केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हो रही है। तो अब क्या कर रहे हैं फार्मर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच करते हैं, जहाँ पे हम ये जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर है उनकी बजाय बायो फर्टिलाइजर जो है यूज करते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर क्या है, देखिए बायो का मतलब कोई लिविंग फॉर्म इसमें इन्वॉल्व है। देखिए ये क्या करते हैं बायो फर्टिलाइजर, ये सोइल के अंदर ना न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब मेन कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं हम, उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि कुछ लेग्यूमिनस प्लांट है जिनकी रूट्स में जो है ना नोड्यूल्स बनते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है राइजोबियम की। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में, जो प्लांट्स जो है यूज करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट। इसके अलावा कुछ फ्री लिविंग फॉर्म भी होती हैं, जैसे एजोस्पाइरेलियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, ये सब क्या करते हैं, सोइल के अंदर नाइट्रोजन के कंटेंट को इंक्रीज करते हैं। अब देखिए फंजाई है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखती है जो प्लांट के साथ माइक्रोराइजा। ठीक है, अब ये माइक्रोजीनस ग्लोमस जो है माइक्रोराइजा से ये मेन रोल प्ले करता है। अब ये क्या कर रहा है, फंगल सिम्बायोटिन इन दिस एसोसिएशन अब्सॉर्ब फॉस्फोरस लेता है सोयल से और प्लांट को दे देता है, तो इस तरीके से ये प्लांट को जो है हेल्प कर रहा है।
अब देखिए हमने यहाँ साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब है और ये एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हर जगह मिलता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये, कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया जो है जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, वो ये एनाबीना, नोस्टोक, ओसिलेटोरिया। यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब पैडी फील्ड में क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया सर्व एज ए इम्पोर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक जो है मैटर को सॉइल की में ऐड करते हैं और इनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब हमारी कंट्री में बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर बन रहे हैं, उनको कमर्शियली मार्केट में यूज भी, मतलब उनको सेल भी किया जा रहा है और ट्राई किया जा रहा है कि जो है डिपेंडेंसी केमिकल फर्टिलाइजर पे कम हो। लेकिन देखिए रियलिटी ये है कि अभी भी केमिकल फर्टिलाइजर जो है ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि इन पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है ना। एनपीके रेशो आपने सुना होगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इनका इतना ज्यादा जो है कि एक तो देखिए प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो स्टिल फार्मर इसको यूज कर रहा है। तो देखिए ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये चैप्टर का हमारा सेकंड पार्ट था, जहां मैंने ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ट्राई करिए कि आप जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी जो है नीट की या एचटेट की, नेट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो एनसीईआरटी देखिए हर एक एग्जाम में जहां भी बायो आती है ना, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।